आवाज आ रही है मेरी सबको? ये मीटिंग वही ज्वाइन की हुई है, बीच में लीव कर दिया था? वही मीटिंग है, बीच में वही है, बस सही है, ठीक है। चले मैं यहाँ पर बना देता हूँ। अच्छा, मैं ये डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ और फिर जो है वो भी जो भी आपकी मतलब हम जो पढ़ रहे थे वो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। वन, ठीक है जी, वही डायग्राम आपकी आ गई है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सही है बेटा? ए स्टार पढ़ रहे हैं। ए स्टार करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा हमारा फोकस होना चाहिए इसी चीज पे कि हम प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना होता है, ए स्टार में ये मेन फॉर्मूला आपका, फंक्शन को इवेल्युएट करते हुए आप ख्याल रखते हैं जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ठीक है? अगर आपको कॉज गिवन नहीं है अपनी प्रॉब्लम में, या आपको अपनी प्रॉब्लम में ह्यूरिस्टिक आप निकाल नहीं सकते या गिवन नहीं है, तो इन बोथ केसेस आप क्या करेंगे? इन बोथ केसेस आप ये करेंगे कि पहले तो आप इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि क्या ये काम मैं कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता। अगर आपको कॉज भी गिवन है, ह्यूरिस्टिक भी गिवन है, तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं हमारे, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ताकि उससे हमें ये लगे कि हमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि हमने एस स्टार्ट किया और एस से हमारे पास दो चाइल्ड हैं। तो अब देखिए, करने का काम तरीका बहुत सारा है। अगर हम चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने लिखा एस ए और एस बी। इसका मतलब है मुझे पाथ पता चलता रहेगा कि मैं एस से ए जा रहा हूं। क्लियर हो रही है बात? और एस से ए जाके मैं एक कैलकुलेशन कर देता हूं। मैंने लिखा एफ जी प्लस एच। पता है एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। और ए का ह्यूरिस्टिक कितना है? ए का ह्यूरिस्टिक कितना है? 6। तो ये नंबर आ गया 7। क्या ये नंबर 7 की कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मैं यहां पूछूं तो यहां आपका जवाब होगा, सर एस से बी जाने की कॉस्ट है 4 और बी का ह्यूरिस्टिक है 2, तो ये 6। क्या 6 और 7 की कैलकुलेशन आपकी समझ में आ गई? तो इस वक्त हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं ये फॉर्मूला यहां से मिटा रहा हूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह हो जाए। तो ये हो गया 1 + 6। इस वक्त मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 7 और एक 6 है। तो मिनिमम कौन सा है? तो इसका मतलब है फर्दर मैं किसको डिसाइड करूंगा? इस वाले पाथ को। लेकिन इसको मैं भूलूंगा नहीं, इसको मैं अपनी मेमोरी में याद रखूंगा। गिरिडी क्या करता था? गिरिडी ये करता था कि
जो नोट चूज कर ली उसी को आगे लेके चल रहा है, बाकियों को भूल गया। ये भूला नहीं हूं मैं इसको याद रखा हूं, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर, अब बताएं बी से कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करता हूं। एस बी सी। अब मैं इसकी जो फंक्शन की कैलकुलेशन है वो कैसे कर रहा हूं उसको देख लीजिए। अगर ये स्टेप भी समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो इट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। देखें, अब एस से बी गए तो कितनी कॉस्ट थी? 4। और बी से सी गए तो कितनी कॉस्ट है? 2। तो 4 + 2 कितना होता है? 6। तो एस से बी और बी से सी जो गया तो ये कॉस्ट आएगी मेरी 6। ये कॉस्ट आई है मेरी 6। और मुझे ये बता दीजिए ये जो कॉस्ट 6 आई है तो सी का ह्यूरिस्टिक कितना है? तो 6 + 1 = 7। ये जो मैंने काम किया है दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं कि देखें, कॉस्ट ओवरऑल कैलकुलेट हो रही है पुराने वाली, लेकिन ह्यूरिस्टिक सिर्फ नए वाले का कैलकुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं है आपने ये ह्यूरिस्टिक भी शामिल करना है और ये भी शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि 2 भी लिखेंगे, सिर्फ मैंने 1 लिखा। जिस नोट पे खड़े हुए उसका ह्यूरिस्टिक और जिस नोट तक आ गए हो वहां तक कौन सा रास्ता चूज करके आए उस पूरे की कैलकुलेशन। तो ये दो बातें क्लियर कर ले। क्लियर कि ह्यूरिस्टिक सिर्फ उस नोट का होता है जिस नोट पे आप खड़े होते हैं, और कॉस्ट हमेशा पूरे पाथ की होती है। तो स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो मैं पॉइंट ऐड कर दूं, वो यहाँ पर ये 2 को भी ऐड कर रहे हैं, 1 को भी ऐड कर रहे हैं। किसमें? ह्यूरिस्टिक में। ऐसा नहीं है, ह्यूरिस्टिक सिर्फ करंट नोट का कैलकुलेट होता है। क्लियर हो गई बात? अब हमारे पास सिस्टम में 2 नोड शामिल है। अच्छा, आंसर नहीं आया अभी तक? नहीं, एस बी की वैल्यू नहीं है वो 6। एस बी की वैल्यू 4 है और उसमें 2 ऐड हुआ तो 6 आया था। अगर आप एस बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं मार्क, तो वो 4 है। वो 4 यहां पर आप लिख दें, इस 6 के अंदर वो 4 शामिल है। ये 6 वो नहीं है, ये 6 ये है, 4 और 2। यही तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब दोनों 7 है तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। ऐसा ही है ना, दोनों 7 है तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के तहत इसे ओपन करते हैं। आप चाहे तो इसे ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसे ओपन करेंगे क्योंकि ये पहले आया था। तो हम इसको ओपन करते हैं। एस ए से कितने कनेक्शन है? 3। तो एस से जो 3 कनेक्शन है हम उनको डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कनेक्शन है वो है एस ए जी, दूसरा है एस ए बी और तीसरा है एस ए सी। इन तीनों को हम ओपन करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो मुझे बताएं, एस से ए और फिर जी, 1 और 12 कितना होता है? 13। और जी की ह्यूरिस्टिक कितनी है? 0, तो 13 आ गया। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है? 1। और 1 से बी 3। और बी का ह्यूरिस्टिक कितना है? 2। तो बताएंगे 5 कैलकुलेशन समझ में आई? 1 2 3 और 2 ह्यूरिस्टिक 5। मुझे बताएं एस ए सी, तो 1 और 5 6 और 6 का सी का ह्यूरिस्टिक 1, तो 7 हो गया। तो ये सारी स्टेप समझ में आ गए आपके? अच्छा, मीनवाइल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट का सीक्वेंस हमें लिखना है अपने पास, कि किस नोट को किस सीक्वेंस में हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ओपन किस नोट को किया था? इसको। इसको ओपन किया है, इसको ओपन किया है, फिर हमने किसे ओपन किया है? इसको ओपन किया है, फिर हमने किसे ओपन किया? इसको। तो सीक्वेंस ये है। सीक्वेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी इवैल्यूएशन के आपको फुल मार्क्स मिले एग्जाम में, क्विज में, तो आप सीक्वेंस जरूर लिखेंगे। सीक्वेंस ये बता रहा होता है बेटा कि आप रैंडम ओपन नहीं कर रहे, आप सीक्वेंस से ओपन कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? देखिए ओपन ये भी हुई और ओपन ये भी हुई, लेकिन मैंने किस सीक्वेंस में की है ये मैटर करता है। क्लियर होगी बात? अगर आपने ये सब एक साथ ओपन कर दी और मुझे आखिर में बोल दिया सर ये देखिए मैंने सब, मैं बोलूंगा मेरे सीक्वेंस बताओ, क्योंकि ए स्टार सीक्वेंस के हिसाब से काम कर रहा है, ए स्टार सबको ओपन नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताइए इस वक्त सिस्टम में कितनी नोडें जो ओपन हो सकती हैं? 1 2 3 4, 4 ओवरऑल। सिर्फ इसके चाइल्ड नहीं देखूंगा, ओवरऑल देखूंगा। तो इन 4 में से मिनिमम कौन सा है? मर्जी इन सेंस आपकी मर्जी कहीं पर भी नहीं है एल्गोरिथम में इस वक्त। हाँ इस वक्त आपकी मर्जी नहीं, मर्जी क्यों है? 7 और 6 में से कौन सा छोटा है? कबीर से बात हो रही है, 7 और 6 में से कौन सा स्मॉल था? 6, तो हमने 6 ओपन करना था। ठीक है, अब मुझे बताएं इन चारों में से कौन सा मिनिमम है? 5, तो मैं इसको ओपन करूंगा। क्लियर होगी बात? तो एस ए बी, बी से कितने चाइल्ड है? एक ही है। और इसका जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? अब मैं बराबर में लिख दूंगा, ये आ रहा है A1 2 3 5 और C का ह्यूरिस्टिक 1, तो ये आ गया 6। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई सबके? क्या कैलकुलेशन समझ में आ गई सबके? बताए इस सिस्टम में कितने लोग शामिल हैं? 1 2 3। अच्छा मैंने इसको ओपन किया तो मैं यहां लिख देता हूं 4th नंबर, ताकि हमें याद रहे कि किस सीक्वेंस में ओपन कर रहे हैं। मुझे बताइए कि कैलकुलेशन समझ में आ गई तो किसको ओपन करना है? 13 6 7 7 6। तो अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं 5th नंबर पे। इससे एक ही चाइल्ड है, और अगर मैं इस पाथ को कैलकुलेट करूं तो 1 2 3 5 5 3 8, ऐसा ही है? तो कुछ और है? 8 8 8 प्लस 0 0 होता है। 8 प्लस 0 8 होता है। इसका ह्यूरिस्टिक 0 है, तो ये हो गया 8। इसका मतलब है 8 पे हमें एक आंसर मिल गया। अब अगर मैं इस पाथ को अपने पास सेव कर लूं, यहां पर कहां पर करूं? यहां पर कर लेता हूं एस ए बी सी जी इज इक्वल टू 8। तो अगेन मैं इसको आंसर डिक्लेयर नहीं कर रहा। अभी मैं इस वक्त इसको आंसर डिक्लेयर नहीं कर रहा। मैं ये देखूंगा कि मेरा आंसर तो मुझे मिल चुका है, लेकिन क्या इस वक्त सिस्टम में 8 से छोटा कोई नंबर ऐसा मौजूद है पाथ जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है? 8 से छोटा कोई सिस्टम में पाथ मौजूद है जो कि एक्सटेंड हो चुका है? हो सकता है। तो 2 मौजूद है, लेकिन अब एक मुझे आंसर मिल गया 8, तो ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं, तो इसको मैं डिस्कार्ड कर सकता हूं। ये तो कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये भी मुझे आंसर मिला था ना 13, में बताना भूल गया। जब मुझे 13 मिला था तो उस वक्त मुझे आंसर मिल गया था, लेकिन मैंने सिस्टम को कंटिन्यू क्यों रखा? क्योंकि मेरे पास 13 से छोटे नंबर मौजूद थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए स्टार शॉर्टेस्ट पाथ पे काम करता है, तो मैंने 13 को अपना आंसर क्यों डिक्लेयर नहीं किया? मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मैं लिखना भूल गया था, ये 13 था। मैंने इसको अपने पास सेव किया हुआ था, लेकिन इस वक्त सिस्टम में छोटे नंबर मौजूद थे, तो मैंने फर्दर किसी और को एक्सटेंड किया, और अब जब मुझे एक बेहतर आंसर मिल गया तो मैं इसको भूल गया और इसको याद रखा हुआ। लेकिन इसको याद रखने के बाद मैंने इसको डिक्लेयर किया आंसर। अब मैं ये देख रहा हूँ सिस्टम में क्या कोई और छोटा नंबर में, तो 2 मौजूद है। अब चाहे मैं ऐसे ओपन करूँ या ऐसे, लेकिन मुझे याद है कि पहले मैंने इसे पिक किया था, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बराबर में 6 नंबर पे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। और अब मैं पूछूंगा इसके बाद एक ही रास्ता है, वो क्या है? बी सी जी, एस बी सी जी। तो मैं इस पाथ को कंटिन्यू करता हूं। जब मैं इस पाथ को कंटिन्यू करता हूं
तो S 4 2 3 4 2 6 और 6 और 3 9। एक और आपको आंसर मिल गया, मतलब जी, आपको एक और जी मिल गया, लेकिन इसकी कॉस्ट आ रही है 9। तो मैं इसको अपने आंसर से कंपेयर करूंगा, क्या ये बेहतर है? तो जवाब मिल रहा है कि ये बेहतर नहीं है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है मैं इसको भी भूल जाऊंगा, इसको याद रखूंगा। दोबारा सिस्टम से पूछूंगा क्या 8 से बेहतर कोई और मौजूद है, तो एक और नंबर मिलेगा मुझे 7। क्लियर हो गया? फर्ज कर लीजिए यहां लिखा होता 17, ये पॉइंट सुन लीजिएगा। फर्ज कर लीजिए यहां लिखा होता 17, तो मैं इसको ओपन नहीं करता। ये बात लिख लें कि मुझे सबको ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं ओपन सिर्फ उनको करता हूं जो कि मेरे आंसर से कम होते हैं। अगर यहाँ लिखा होता 17, तो मैं इसे अननेसेसरी ओपन नहीं करता। एक स्टूडेंट है, उसने यहाँ 17 लिखने के बावजूद इसको ओपन कर दिया कि सर जी इससे जी आ सकता था, तो मैं इसको 0 मार्क्स दे दूंगा। मतलब 0 तो नहीं दूंगा, लेकिन उसने काम सही नहीं किया। उसने क्या किया, उसने ए स्टार नहीं लगाया, उसने रैंडम सबको ओपन कर दिया। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपने रैंडमली ओपन नहीं करना, आपने ए स्टार पढ़ना है। तो ए स्टार का मकसद फिर खत्म हो जाएगा अगर आपने सबको। अच्छा, हमारी इस प्रॉब्लम के अंदर इत्तेफाक से सब ओपन हो रहे हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम में नहीं होंगे। तो अब मैं इसको फर्दर ओपन करूं, तो फर्दर ओपन करने के बाद क्या होगा कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो SACG, और ये पाथ मुझे देगा 1 1 5 6 6 और 3 9। तो 9 + 0, ये भी 9 दे रहा है। तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक बेहतर आंसर मौजूद है। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो 8 से छोटा हो, तो मैं इसको अपना आंसर डिक्लेयर कर दूंगा। इत्तेफाक से प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के ऐसी चूज की है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये इंटेंशनली ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें तमाम नोड्स ओपन होती हैं। अगर फर्ज कर लें लिखा होता 17, तो मैं इसे ओपन नहीं करता। आप भी नहीं करते, तो आपका आपका काम, आपका आंसर तो सही आता है, लेकिन आपका मेथड जो है अगर आप ओपन कर लें, तो फिर मेथड आपने बेटा आया ना, दो नोट की कॉस्ट सेम आई है। फाइनल बोल लो, फाइनल। तो फाइनल में कोई मसला नहीं है, फिर वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बात का जवाब दे रहा हूं, अगर दो नोट की कॉस्ट सेम आ जाए फाइनल, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी डिक्लेयर कर दें। अगर आपने उसमें भी, अगर आपने डिसीजन लेना है कि नहीं सर कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसमें तरीका ये होता है बेटा, हमारे एंड से तो कोई मसला नहीं है, हम तो कोई सा भी आंसर, लेकिन उसमें तरीका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है, दिनांक बिल्कुल हो सकता है। एक तरीका ये होता है कि देखिए मैं जा रहा हूं, फर्ज करें मैं अब्रॉड जा रहा हूं, कहीं पर मैं अमेरिका जा रहा हूं, और अमेरिका जा रहा हूं और दो जो एयरलाइंस हैं वो पैसे सेम ले रही हैं, तो मुझे बताएं मैं कौन सी एयरलाइन को चूज करूंगा आपके ख्याल में? सब्जेक्ट से रेलिवेंट होकर जवाब दीजिएगा। टाइम जिसका कम लगे। टाइम का ताल्लुक किस चीज से हुआ? नहीं, ये वाली चीज तो नहीं है ना बेटा हमारे पास। डिस्टेंस कम नहीं होगा, हाँ डिस्टेंस कम। टाइम का ताल्लुक हुआ नोड से। नोड के हो सकता है एक एयरलाइन बोले मैं तो 5 जगह पे स्टे करके जाऊंगी, मतलब मैं दुबई में भी स्टे होगा, इधर भी स्टे होगा, इसका भी बिल्कुल। एक एयरलाइन बोले हम तो डायरेक्ट आपको अमेरिका लेके जाएंगे, तो फिर मैं किसे चूज करूंगा? डायरेक्ट वाली को, ऐसा ही है ना? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिसमें फिर कम नोट विजिट हो रही हो। क्लियर हो गई बात? इसमें देखिए ये SABCG जा रहा है, अगर यहाँ भी लिखा होता है SAG, तो मैं ऊपर वाले को चूज करता। फिर मैं ये नहीं देखता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? डिसीजन लेना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी, आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप प्रॉब्लम में क्लियरली देख सकते हैं क्या ये कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है। इसका जवाब ये है कि कंप्लीट क्यों है सर ये? क्योंकि सर ये तमाम नोड को चेक कर रहा है, मतलब तमाम नोड जो रिमेनिंग है उनमें से चूज कर रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं स्टोर करता होगा। जब ये स्टोर कर रहा है तो इसकी प्रॉब्लम तो ये कहीं स्टक नहीं होगा, ये कहीं स्टक नहीं होगा। अभी दूसरे मसाइल की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई सर ये ऐसा हो जाएगा। ये जब तमाम लोड को ओवरऑल में से चेक कर रहा है तो इसका मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहे। तो कंप्लीट तो ये है, अगर आंसर है तो ये लाके देगा। क्लियर हो गई बात? ऑप्टिमल है या नहीं है? ये ऑप्टिमल भी है। अगर आप देखें ओवरऑल तो जी तक जाने की सबसे बेहतर कॉस्ट एटीएस ने वही लाके दी। इट बेसिकली कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ। अब आपने ना ये वाला काम जब करना है, जैसे मैंने यहां पर जो लिखा था, मैं लिखना भूल गया 6 के बाद 7 नंबर, ये अगर आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो डाउट क्या होगा? डाउट ये होगा कि आप रैंडम सबको ओपन कर रहे हैं, और अगर आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो आप गलती भी कर सकते हैं। गलती इस सेंस कि जिस नोड को ओपन नहीं करना था उसको आपने ओपन कर दिया। तो आई बिलीव कि मेरे ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये कहलाता है आपका ए स्टार सर्च। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल है? यहां तक हम एक सवाल और करेंगे इसका, लेकिन यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब जो बुक में जो है रोमानिया का मैप, नहीं जरूरी नहीं है। अगर एरो नहीं है ना बेटा तो आपके पास दोनों डायरेक्शन है, आप दोनों खोल लें। नहीं, इट्स नॉट अबाउट यूनिट डायरेक्शन, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्राफ का भी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक का जो सवाल है। ये छोटा सवाल था, मतलब छोटा इन सेंस कि पहले हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाए, फिर हम जो इश्यूज हैं वो बात कर लेते हैं। इसमें बताएं इश्यू कोई है आपके ख्याल में, कोई ऐसी चीज जो डिसएडवांटेज हो? कोई ऐसी चीज जो हम इसको डिसएडवांटेज में शामिल कर सकें इसको कि सर ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है? बिल्कुल स्पेस, ठीक है। ये ओवरऑल तमाम नोट्स का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा है। जब ये ओवरऑल तमाम नोट्स का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा है तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ए स्टार में भी ना कुछ वेरिएशन है, वो हमारी कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। वो जो आप एडवांस एआई का कोर्स पढ़ते हैं किसी, मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है। तो उसमें ना नोट्स जो स्टोर कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी के हिसाब से कुछ होता है डिफरेंट ना, यार ए स्टार के अंदर डिफरेंट थोड़ी सी वेरिएशन है। वो फिलहाल हमारे उसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके लिए काफी है। हम दूसरी एग्जाम्पल अब स्लाइड की देख रहे हैं। तो ये एरिड और बिचुलिस वाली जो स्लाइड है वो हम वापस आ गए उस पर। ये देखें, तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च का आपको बता दिया था कि ऑप्टिमल था, कंप्लीट था। तो ये बेसिकली कंबाइन द बेनिफिट ऑफ ग्रेडिंग सर्च एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, ये हमने बता दिया। ठीक है, अब हम इसी वाले पे आ रहे हैं। तो आई बिलीव कि ये डायग्राम बार बार यूज होगी। सबसे पहले हमें जाना है एरिड से बिचुलिस्ट। ठीक है, तो जब हम एरिड से उसके चाइल्ड को ओपन करेंगे, तीनों चाइल्ड को जब ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि तीनों चाइल्ड की कॉस्ट कितनी है और तीनों चाइल्ड जो उसके जनरेट हो रहे हैं उनका ह्यूरिस्टिक कितना है। तो पहला स्टेप समझा रहा हूं, उसके बाद हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ये देखिएगा ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। देखें, एरिड को ओपन किया। अब चूंकि एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम तो एक जैसे काम करता है। तो सबसे पहले एरिड का फंक्शन कैलकुलेट किया। फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली यहाँ पर क्या है? जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। तो एरिड से एरिड जाने की कॉस्ट 0 है।
एरिड से एरिड जाने की कॉस्ट 0 है और एरिड से बिचुरिस जाने का ह्यूरिस्टिक कितना 366। मतलब क्या है कि अगर एरिड पे खड़े हैं तो एरिड से एरिड जाने की कॉस्ट 0 है, एरिड से एरिड जाने की कॉस्ट 0 है और एरिड का ह्यूरिस्टिक कितना है 366। तो एरिड का जो फंक्शन आ गया वो 366 आ गया। अच्छा चूंकि एक ही है, क्योंकि एक ही है तो हमें इसको फर्दर एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अब इसके तीन ऑप्शन है, एरिड से एस, एरिड से टी, एरिड से जेड। तो एरिड से एस जाने की कॉस्ट 140 है, वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द प्रीवियस डायग्राम कि 140 है और 140 में सीबीयू का ह्यूरिस्टिक ऐड कर दें तो ये हो गया 253, तो ये हो गया आएगा 393। ये देखिए, तो ये नंबर मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि 393 हो गया। इस तरीके से बाकी कैलकुलेशन भी होगी। ठीक है, ये मीटिंग जो है हमारी एंड हो रही है, हम दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं तकरीबन 25 पे, 10:25 पे। ठीक है, 10:25 पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं।